Welcome to the lecture, guys. My name is Anmol Kumar, your physics instructor at Knowledge Academy. आज हम पढ़ने वाले हैं इम्पल्स के बारे में, कंटिन्यूइंग आवर डेली लेक्चर क्लासेस. इम्पल्स का मतलब होता है चेंज इन मोमेंटम. बिफोर गोइंग इनटू द लेक्चर, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज हिट द बेल नोटिफिकेशन आइकन एज वेल. अब चेंज इन मोमेंटम, दैट इज आई कैन राइट इम्पल्स एज चेंज इन मोमेंटम, दैट इज P2 माइनस P1 डायरेक्टली. अब आपको तो एक चीज पता ही है कि जो फोर्स का मतलब होता है वो क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. ठीक है, तो चेंज इन मोमेंटम में यहाँ से लिख सकता हूँ फोर्स इनटू द टाइम dt. तो यहाँ से इम्पल्स का मतलब क्या आ चुका है, फोर्स इनटू द टाइम dt. दैट इज अगर आपके पास कोई फोर्स है और वो किसी dt टाइम के अंदर किसी पर्टिकुलर पार्टिकल पर एक्ट हो रही है और उसका मोमेंटम चेंज कर रही है, तो उससे क्या अराइज होगा, उससे इम्पल्स अराइज होगा. इस फोर्स को क्या कहेंगे हम, इस फोर्स को कहेंगे इम्पैक्ट फोर्स. ठीक है सर, ये चीज याद रखिएगा. अब दूसरी चीज हम यहाँ पर बात कर लेते हैं. हमने यहाँ पर बात करी कि इम्पल्स इज चेंज इन मोमेंटम P2 माइनस P1 डायरेक्टली हमने यहाँ पर कर दिया, लेकिन हमने डायरेक्शन की बात नहीं करी. तो ये चीज आपको केयरफुल रहना है कि डायरेक्शन आप क्या ले रहे हैं, क्योंकि मोमेंटम एक डायरेक्शन स्पेसिफिक क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है. अगर ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इम्पल्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगी. ठीक है सर, मैं यहाँ पर आपको दो चीजें मेन बता देता हूँ. आपने लिखा dp इक्वल टू एफ डॉट डी टी, और ये आपने किससे निकाला है, ये आपने एक डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला को तोड़कर निकाला है. तो यहाँ पर बेसिक कैलकुलस का यूज होना तो इनएविटेबल है. ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं बेसिक कैलकुलस का यूज करूँ तो मैं यहाँ पर लिमिट्स लगा दूंगा, क्योंकि मैं P1 से P2 तक जा रहा हूँ. दैट विल बी आर इम्पल्स. मैं P1 से P2 तक जा रहा हूँ और मैं टाइम T1 से T2 तक जा रहा हूँ. तो इसका मतलब क्या बना, इस फॉर्मूले का मतलब क्या बना. अगर आपने मेरे इंटीग्रेशन का लेक्चर ध्यान से सुना होगा तो ये क्या है, एफ डॉट डी टी, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स विद रिस्पेक्ट टू द टाइम डी टी. और फोर्स हमारा क्या होगा, फंक्शन ऑफ टाइम वो होगा. फंक्शन ऑफ टाइम भी हो सकता है, कांस्टेंट फोर्स भी एक्ट कर सकती है. मेन बात यह है कि जब आप फोर्स वर्सेस टाइम का कोई भी डायग्राम बनाएंगे, जैसे मैंने यहाँ फोर्स वर्सेस टाइम का डायग्राम बनाया है, ठीक है, फ्रॉम टाइम T1 टू टाइम T2, तो अगर आप इंपल्स निकालना चाहते हैं दैट विल बी जस्ट एरिया अंडर द फॉलोइंग कर्व. इंपल्स क्या होगा, एरिया अंडर द फॉलोइंग कर्व होगा, नथिंग एल्स. तो ये बात आ गई इंपल्स की, हमारे को इंपल्स की मूलभूत जानकारी हमें पता चल गई. अब हम बात करेंगे बहुत छोटे से एनसीईआरटी के एग्जाम्पल से, फिर उसके बाद हम कोई नीट और जेई का एग्जाम्पल लेंगे. ये एग्जाम्पल बहुत ही ईजी है. इसमें एग्जाम्पल में ये कह रहा है कि मान लो हमारे पास क्या है, एक बैट्समैन है, उसकी तरफ बॉल आ रही थी 12 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से. बॉल का मास कितना है, 0.5 kg है, 0.15 kg है. बॉल जिस डायरेक्शन में आई, बैट्समैन ने उसी डायरेक्शन में उसे हिट करा एंड द बॉल रिट्रेसेस द सेम पाथ, और वो बॉल पाथ को रिट्रेस करते हुए निकल गई. तो बॉल अगर आई है प्लस आई कैप डायरेक्शन में, तो वो माइनस आई कैप डायरेक्शन के अंदर लीव कर जाएगी. ठीक है, अब बैट्समैन हिट्स बैक अ बॉल straight in the direction of the bowler without changing its initial speed. If the mass of the ball is 0.15, determine the impulse imparted to the ball. दूसरी चीज हमें क्या दे रखी है कि जिस वेलोसिटी से ये आई उसी वेलोसिटी से ये लीव भी कर गई. ठीक है सर, अब अगर हम निकालेंगे इंपल्स, दैट इज P2 माइनस P1, दैट विल बी, P2 कितना है यहाँ पर, माइनस ऑफ m इंटू वी आई कैप. ठीक है, क्योंकि नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है. माइनस ऑफ P1, P1 क्या है देख लो, पॉजिटिव आई डायरेक्शन में जा रहा है, दैट इज एम बी आई कैप. तुम कहोगे माइनस क्यों लगाया, क्योंकि देखो वेलोसिटी क्या है, नेगेटिव डायरेक्शन में, इसलिए नेगेटिव लगाया. तो यहाँ पर आंसर कितना निकलेगा, माइनस ऑफ 2 mv आई कैप, दैट इज माइनस ऑफ 2 इंटू 0.15 इंटू कितना है 12, दैट इज 0.3 इंटू 12, दैट इज 36/10 माइनस का 3.6, माइनस 3.6 न्यूटन सेकंड. ठीक है, ये इम्पल्स की यूनिट्स है, मैंने पीछे नहीं बताई तो यहाँ लिख लेना. इसकी यूनिट्स क्या होती है, न्यूटन सेकंड. ये वाला क्वेश्चन देखो, अ बॉल ऑफ मास m स्ट्राइक्स द रिजिड बॉल विद अ स्पीड v, गेट्स रिफ्लेक्टेड विदाउट एनी लॉस ऑफ स्पीड. जिस वेलोसिटी से आई उसी वेलोसिटी से निकल गई. रिफ्लेक्शन परफेक्ट रिफ्लेक्शन है, दैट इज जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस पर आ गई उसी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पर ये निकल जाएगी. ठीक है, what is the magnitude of impulse imparted to the ball by the ball. what is the magnitude of impulse, मतलब कितना impulse इस बॉल के ऊपर लग रहा होगा बॉल के द्वारा, हमें वो निकालना है. ठीक है, हम निकाल लेंगे, बहुत इजी है.
देखो सबसे पहली बात क्या है, मैंने क्या बताया था, इम्पल्स क्या होता है, इट इज चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। वो वेक्टर क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि ऑब्वियसली वो वेलोसिटी पर डिपेंड कर रही है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। यहाँ पर मैं क्या करूंगा, अपनी वेलोसिटी को दो भागों में विभाजित कर लूंगा, मतलब रिजॉल्व कर लूंगा। द इनकमिंग वेलोसिटी विच इज शोन इन द ग्रीन v इज रिजॉल्व एज फॉलो, v ऑफ साइन 30 डिग्री किस डायरेक्शन में, पॉजिटिव आई कैप डायरेक्शन, और v ऑफ cos 30 डिग्री किस डायरेक्शन में, माइनस जे कैप डायरेक्शन। सिमिलरली जो लीविंग वेलोसिटी है ये v, ये किस डायरेक्शन में खुल जाएगी, ये इस डायरेक्शन में खुल जाएगी, दैट इज v ऑफ साइन 30 डिग्री इन दी नेगेटिव आई कैप डायरेक्शन एंड v ऑफ cos 30 डिग्री इन दी नेगेटिव जे डायरेक्शन। ठीक है, आई होप सो तुम्हें रेजोल्यूशन आता होगा, जो कि मैंने वेक्टर्स में अच्छे से पढ़ाया था। ठीक है, ये चीज हो गई। अब अगर तुम देखो मोमेंटम, दैट विल बी, मतलब चेंज इन मोमेंटम P2 माइनस P1, तो जो P2 है वो है mv, और v दो डायरेक्शन में है, एक x डायरेक्शन में एक y डायरेक्शन में, तो ये कितना हो जाएगा, m इंटू वी x डायरेक्शन में कितना है, देखो आउट गोइंग मोमेंटम, दैट इज माइनस ऑफ x डायरेक्शन में, माइनस ऑफ v साइन 30 आई कैप, प्लस y डायरेक्शन में कितना है, इतना। ठीक है, माइनस जे कैप डायरेक्शन में आ रहा है तो माइनस वी अंडर रूट 3/2। आई होप सो तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री भी आती होगी, cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है अंडर रूट 3/2। ठीक है, तो ये आ गई फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम इन द सेम मैनर कितनी होगी, इनकमिंग वेलोसिटी इन द एक्स डायरेक्शन दैट इज v/2 पॉजिटिव आई कैप, और जे डायरेक्शन के अंदर वो नीचे की तरफ जा रही है, दैट इज माइनस ऑफ v अंडर रूट 3/2 जे कैप। यहाँ तक बात समझ आई। अब इम्पल्स निकालना है, दैट विल बी P2 माइनस P1। P2 माइनस P1 करोगे तो यहाँ पर कितना मिल जाएगा, माइनस ऑफ एम वी आई कैप। आई कितना निकल कर आ रहा है, माइनस ऑफ एम वी आई कैप। ठीक है, तो यहाँ से मुझे पता चल रहा है जो इम्पल्स है वो किस डायरेक्शन में जा रही है, माइनस आई कैप डायरेक्शन में इम्पल्स जा रही है। तो यहाँ से मुझे इम्पल्स का मैग्नीट्यूड अगर मुझे निकालना है, सॉरी, इम्पल्स का मैग्नीट्यूड मुझे निकालना है, तो वो कितनी आई, एम वी किस डायरेक्शन के अंदर, माइनस आई कैप डायरेक्शन के अंदर। तो पहला सॉल्यूशन निकल गया, मैग्नीट्यूड ऑफ द इम्पल्स इम्पार्टेड टू द बॉल बाय द बॉल इज दिस, इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन, माइनस आई कैप डायरेक्शन। दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा मजेदार क्वेश्चन है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द वॉल ड्यू टू द बॉल। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द वॉल, बॉल के ऊपर क्या फोर्स है, समझ रहे हो क्वेश्चन, वो वॉल के ऊपर पूछ रहा है, बॉल के ऊपर नहीं पूछ रहा। इम्पल्स तुमने बॉल की निकाली है, बॉल की नहीं निकाली, बॉल बी फॉर बॉल, तुमने इम्पल्स बॉल की निकाली है, BALL, बॉल की नहीं निकाली। तो अगर तुम एक बात मानोगे, अगर बॉल के ऊपर जो इम्पल्स है वो नेगेटिव आई डायरेक्शन में है, तो जो फोर्स बॉल के ऊपर एक्ट कर रही होगी वो भी नेगेटिव आई डायरेक्शन में एक्ट करेगी। भाई इम्पल्स का मतलब क्या होता है, F.T, है ना। तो जिस डायरेक्शन में इम्पल्स उसी डायरेक्शन में हमारी फोर्स, तो जिस डायरेक्शन में इम्पल्स उसी डायरेक्शन में हमारी फोर्स, तो बॉल के ऊपर फोर्स लग रही है माइनस आई कैप डायरेक्शन में, है ना। फिर न्यूटन का थर्ड लॉ भी हमने पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा हुआ है, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन अपोजिट डायरेक्शन, है ना। तो उसके हिसाब से जो वॉल है उसके ऊपर जो फोर्स एक्ट कर रही होगी वो प्लस आई कैप डायरेक्शन में एक्ट करेगी। समझ आ गया, तो ये दूसरा भी हमने आंसर निकाल लिया। नेक्स्ट चीज पर आते हैं, एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ। बहुत ही इजी है। देखो सबसे पहली बात है, मैंने इम्पल्स का फॉर्मूला तुम्हें यहाँ बताया था, और इम्पल्स क्या है, बेसिकली न्यूटन सेकंड लॉ की एक एप्लीकेशन है। इम्पल्स का मतलब होता है फोर्स इनटू टाइम टी इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। ये बेसिक चीज हमें याद है, ये याद रखना। तो फोर्स का मतलब हो गया मोमेंटम पर यूनिट टाइम टी। ठीक है, ये फोर्स कौन सी है, ये है इम्पैक्ट फोर्स। कैसी फोर्स है ये, इम्पैक्ट फोर्स, ये चीज याद रखना। अब अगर ये इम्पैक्ट फोर्स है, तुम यहाँ ध्यान से देखोगे, मैंने सबसे पहली एप्लीकेशन क्या दे रखी है, जब एक फील्डर बॉल कैच करता है ना। जैसे विराट कोहली को देखा होगा, कई बार वो क्या है, कैड़े हाथों से बॉल कैच करने की कोशिश करता है तो हाथ में इंजरी हो जाती है। वैसे वो बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर है और मैं उसका बहुत बड़ा फैन भी हूँ। ठीक है, तो कहने का मतलब है, कोई भी हो, कोई भी फील्डर हो, कोई भी ऑलराउंडर हो, जब वो कैड़े हाथों से बॉल पकड़ने की कोशिश करता है तो क्या है, उसके हाथ में चोट लग ही जाती है। कभी कभार तो ये मिस्टेक हो ही जाती है। तो चोट लग क्यों रही है, या चोट को अवॉइड कैसे करा जाए, सबसे पहले ये बात हम फिजिक्स के तौर पर जान लेते हैं। देखो होता क्या है, अगर तुम फील्डर को देखोगे, वो क्या करता है, बॉल को पकड़ता है और फिर बॉल उससे, उसका जो हाथ होता है वो नीचे जाना शुरू हो जाता है। तो बॉल मान लो v वेलोसिटी से आ रही है, जब वो बॉल एंड में आ जाएगी, एंड ऑफ द मोशन में होगी, तो उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, रुक जाएगी, तभी तो वो फील्डर के हाथों में रहेगी।
तो अगर मैं यहाँ चेंज इन मोमेंटम निकालूं तो फाइनल क्या हो गया, जीरो मोमेंटम, इनिशियल क्या हो गया, m इंटू वी। तो अगर मैं मोमेंटम का मैग्नीट्यूड यहाँ पर देखूं तो वो कितना निकल कर आया है, m इंटू वी निकल कर आ रहा है। ठीक है, अब हमें फोर्स के डायरेक्शन से तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन हाँ फोर्स के हमें किससे मतलब है, मैग्नीट्यूड से मतलब है, क्योंकि ये इम्पैक्ट फोर्स है, वो फोर्स जो हमें चोट पहुंचा सकती है, इम्पैक्ट फोर्स। ठीक है, तो हमें यहाँ पता चल रहा है कि जो मोमेंटम है दैट इज कांस्टेंट, दैट इज m इंटू वी ऑन टाइम t। अब मोमेंटम तो तुम चेंज नहीं कर सकते, तुम चेंज क्या कर सकते हो, बेसिकली तुम चेंज कर सकते हो टाइम को। अब ये हाथ को पीछे क्यों खींच रहा है, कभी सोचा ये हाथ को इसलिए पीछे खींच रहा है, जैसे जैसे ये हाथ पीछे खींचता रहेगा टाइम ऑफ इम्पैक्ट बढ़ता रहेगा, टाइम ऑफ इम्पैक्ट बढ़ता रहेगा तो फोर्स, जो इम्पैक्ट फोर्स होगी वो कम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ का डिनोमिनेटर बढ़ रहा है। ये बात समझ आई? तो इसकी वजह से क्या हुआ कि चोट लगने की संभावना कम हो गई। दूसरा देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है, बेसिकली कराटे वाला है, कराटे मतलब जैकी चैन या फिर ब्रूस ली, ये लोग क्या करते हैं, कराटे करते हैं और इसमें क्या करते हैं, पाइल ऑफ टाइल्स को तोड़ देते हैं। बेसिकली क्या तोड़ देते हैं, पाइल ऑफ टाइल्स को बहुत आराम से ये लोग तोड़ देते हैं। अब ये तोड़ कैसे रहे हैं, कभी सोचा तुमने ये तोड़ कैसे रहे हैं? स्टार्टिंग देखो इनकी, ये क्या करते हैं, बहुत ही हाई वेलोसिटी से अपने हाथ को मारते हैं। कराटे चॉप जो होता है इनका, बहुत ही हाई वेलोसिटी से ये मारना शुरू करते हैं और एंड में जाते जाते इनकी हाथ की वेलोसिटी हो जाती है जीरो, है ना। तो फाइनल मोमेंटम हो गया जीरो और इनिशियल मोमेंटम क्या है, m इंटू वी, विच इज वेरी हाई। तो चेंज इन मोमेंटम का जो मैग्नीट्यूड आ रहा है वो m इंटू वी आ रहा है, विच इज वेरी हाई, ट्रिमेंडसली हाई। मानते हो? और अभी हमने क्या बात करी कि इम्पल्स इक्वल टू एफ इंटू टाइम टी, दैट इज एफ इक्वल टू डी पी बाई टी, है ना। तो अगर उन्हें ये टाइल्स तोड़नी है बेसिकली, तो उन्हें हाई मोमेंटम जनरेट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर उन्होंने हाई मोमेंटम जनरेट नहीं करा और ढीले हाथों से टाइल तोड़ने की कोशिश करी तो या तो हाथ इंजर्ड हो जाएगा या टाइलें टूटेंगी नहीं। तो बेसिकली इट इज द डिमांड ऑफ द स्पोर्ट कि तुम हाई इंपैक्ट फोर्स को यहाँ पर जनरेट करो। यहाँ इंपैक्ट फोर्स तुम्हें चोट नहीं पहुंचा रही, यहाँ चोट पहुंचा रही है उन पाइल्स ऑफ टाइल्स को, उन्हें तोड़ना है बेसिकली तुम्हें। तो यहाँ पर तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुमने देखा उनकी स्टार्टिंग कैसे हुई, हाई वेलोसिटी से, हाई मोमेंटम से, हाथ से जो हाथ की वेलोसिटी थी वो हाई थी। ठीक है, उससे हाई मोमेंटम जनरेट हुआ, हाई मोमेंटम जनरेट हुआ, विद इन अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम में उन्हें वो सारी पाइल्स ऑफ टाइल्स तोड़नी पड़ती है। ठीक है, तो टाइम बहुत छोटा हुआ, टाइम बहुत छोटा हुआ, मोमेंटम बहुत हाई हुआ, इम्पैक्ट फोर्स बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी। इम्पैक्ट फोर्स अगर बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी तो बेसिकली क्या होगा, सारी की सारी पाइल ऑफ टाइल टूट जाएंगी, ये याद रखना। नेक्स्ट शॉक एब्जॉर्बर्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैं अपने आप को नीचे कर लेता हूँ यहाँ से। शॉक एब्जॉर्बर्स की बात कर लेते हैं। शॉक एब्जॉर्बर करता क्या है, बेसिकली देखो, तुमने देखा होगा जो पुरानी वाली यामाहा गाड़ीज थी, ठीक है, उनके अंदर शॉक एब्जॉर्बर होते नहीं थे। तो अब क्या है हमारी यहाँ पर दिल्ली में तो, ठीक है, सड़कों के अंदर गड्ढे नहीं है, गड्ढों के अंदर सड़कें हैं। तो इतने सारे गड्ढे होते हैं कि भाई अगर मैं चलाने लग जाऊं वो वाली गाड़ी तो कमर हाथ में आ जाएगी, कमर टूट जाएगी मेरी। तो शॉक एब्जॉर्बर क्या करता है, बेसिकली सबसे पहले ये मोमेंटम के चेंज को डिक्रीज कर देता है, क्योंकि इम्पैक्ट फोर्स का मतलब क्या है, डीपी बाई टी, डेल्टा पी बाई टी, है ना। तो अगर ये चीज डिक्रीज हो गई, चेंज इन मोमेंटम डिक्रीज हो गया और इम्पैक्ट टाइम इंक्रीज हो गया, तो बेसिकली तुम्हारी क्या होगी, फोर्स अपने आप ही डिक्रीज कर जाएगी। तो ये चेंज इन मोमेंटम को डिक्रीज कर देता है, जो इम्पैक्ट टाइम होता है उसे इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से इम्पैक्ट फोर्स कम लगती है या महसूस ही नहीं होती। ठीक है, जिसकी वजह से शॉक शॉक एब्जॉर्बर क्या होते हैं, हमारे को एक स्मूथ राइड प्रोवाइड करते हैं विदाउट एनी जर्क्स। एथलीट्स को कहा जाता है भाई आराम से रुकना, एकदम दौड़ते हुए हॉल्ट पर मत आ जाना। क्यों कहा जाता है, इंजरी के जो चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं एक्चुअली। देखो, फोर्स इक्वल टू मोमेंटम पर यूनिट टाइम, ये है तुम्हारी इम्पैक्ट फोर्स, यही इंजरी कर रही है ना। तो देखो तुम अचानक से हाई वेलोसिटी से तुम लो वेलोसिटी, दैट इज जीरो वेलोसिटी को अटेन कर दिए, मतलब तुमने एकदम से ब्रेक लगा दिया, तो जो तुम्हारा मोमेंटम का मैग्नीट्यूड है वो हुआ बहुत ही ज्यादा हाई, बहुत ही ज्यादा हाई, ट्रिमेंडसली हाई। ठीक है, दैट इज m इंटू वी। ठीक है, और तुमने जो टाइम लिया जैसे एक हुसैन बोल्ट की रेस होती है, ठीक है, स्प्रिंट रेस, उसके अंदर जो टाइम होता है वो बहुत छोटा होता है, तुम्हारा टाइम भी बहुत छोटा है, टाइम बहुत छोटा, ये ज्यादा हाई, तो डिनोमिनेटर वैसे ही डिक्रीज है, और ये तुम्हारा बहुत हाई है, तो ऑब्वियसली तुम्हारी इंपैक्ट फोर्स ज्यादा होगी, जिसकी वजह से क्या है, इंजरी आएगी। तो जो एक एथलीट होता है, भागने वाला एथलीट, अगर तुम उसके घुटने को देखोगे तो वहां पर ये टेंडन जा रहा होता है, इसे पटीला टेंडन कहते हैं। तो बेसिकली होता क्या है, अगर वो एकदम से हॉल्ट पर आता है ना, ठीक है, एकदम से हॉल्ट पर आता है, तो यहाँ पर शियर स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो जाता है। क्यों, फोर्स है, और शियर स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो ये देखो इसका एरिया कितना छोटा है टेंडन का, अगर शियर स्ट्रेस ज्यादा हो गया तो टेंडन पूरा कट के अलग हो जाता है। ठीक है,
टेंडन में टीयर आ जाते हैं जिसकी वजह से इंजरी आ जाती है। खैर वो बात एक अलग है। तो एथलीट से कहा जाता है भाई आराम से रुकियो, क्योंकि वो मोमेंटम के चेंज को तो वो बदल नहीं सकता। वो MV से स्टार्ट हुआ है तो 0 पर आएगा ही आएगा, है ना? तो ये तो वो चेंज कर नहीं सकता। वो अपने टाइम को बढ़ा सकता है, वो और ज़्यादा थोड़ा-सा भाग सकता है, आगे की तरफ और डिस्टेंस कवर अप कर सकता है, टाइम ले सकता है रुकने के लिए। जितना ज़्यादा वो टाइम बढ़ाता जाएगा उतनी इम्पैक्ट फोर्स कम होती जाएगी, उतनी इम्पैक्ट फोर्स कम होती जाएगी, इंजरी के चांसेस कम हो जाएँगे। ये चीज़ हो गई। अब न्यूटन के थर्ड लॉ की बात कर लेते हैं। न्यूटन के थर्ड लॉ ने कहा कि एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। फॉर एग्जांपल, मैं बैठा हुआ हूँ चेयर पर, तुम बैठे हुए हो चेयर पर, ठीक है? तो हम दोनों अपने आप को एक ऐसा करते हैं, बॉक्स के हिसाब से मान लेते हैं, बॉक्स है हम दोनों। तो हमारा वेट लग रहा है नीचे की तरफ, ठीक है? तो जो ग्राउंड है या फिर चेयर है, हमारे को हमारी पोजीशन में सस्टेन करने के लिए इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगानी शुरू हो जाएगी, जिसे हम क्या कहेंगे, नॉर्मल फोर्स कहेंगे या कॉन्टैक्ट नॉर्मल रिएक्शन कहेंगे। अब अगर ये कॉन्टैक्ट नॉर्मल रिएक्शन ना हो तो धड़ाम से हमारी चेयर या ग्राउंड टूट जाएगा और हम नीचे की तरफ गिर जाएंगे, ठीक है? तो ये है हमारा एक्शन, ये है हमारा हमारे ग्राउंड का रिएक्शन। बेसिकली अब हम पढ़ने वाले हैं न्यूटन थर्ड लॉ की एप्लीकेशन के बारे में। सबसे पहली एप्लीकेशन क्या है? जब तुम गन को फायर करते हो तो रिकॉइलिंग ऑफ अ गन, इसमें क्या होता है, तुमने कुछ फोर्स लगाई बुलेट के ऊपर, बुलेट तुम पर फोर्स लगाएगी, जिससे तुम्हें एक झटका पीछे की तरफ महसूस होता है, ठीक है? तो जैसे मान लो फॉर एग्जांपल तुमने कोई गेम खेला होगा, असली में तो कोई बुलेट वगैरह चलाई नहीं होगी, पबजी भी खेला होगा, रेसिडेंट इवल 8 भी खेला होगा, कोई सा भी गेम खेला होगा, ठीक है? उसके अंदर क्या है, जब भी तुम कोई बंदूक वगैरह चलाते हो तो पीछे की तरफ हाथ आता है। वो किस लिए आता है? क्योंकि वहां पर वो सिमुलेशन डाल रखी है कि अगर तुम कोई फोर्स बुलेट पर लगा रहे हो तो बुलेट वापस तुम पर एक फोर्स लगाएगी, जिसकी वजह से वो एनिमेशन हमें वहां देखने को मिलती है, ठीक है? अब तुम चल कैसे पाते हो ग्राउंड के ऊपर, कभी सोचा है? देखो, तुम ग्राउंड के ऊपर फोर्स लगाते हो पीछे की तरफ, तुम ग्राउंड को कह रहे हो तू पीछे जा, ग्राउंड तुम पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा रहा है आगे की तरफ, इस वजह से तुम आगे की तरफ चल पाते हो, ठीक है? रॉकेट्स का हवा में उड़ना, रॉकेट्स कैसे हवा में उड़ते हैं भाई? हमें तो नहीं पता। अब न्यूटन साहब ने बताया कैसे होता है ये काम, ठीक है? रॉकेट क्या करता है, रॉकेट के अंदर क्या होता है, क्रायोजेनिक फ्यूल भरा हुआ होता है। वो उस फ्यूल को बर्न करता है, बर्न करने से यहाँ नोजल्स लगे हुए हैं, नोजल्स से, नोजल की मदद से वो जो बर्न फ्यूल होता है उसे वो नीचे डंप कर देता है, ठीक है? तो वो फ्यूल पर एक फोर्स लगा रहा है कि तू नीचे जा, ठीक है? नीचे की तरफ भाग जा, ठीक है? हॉट एयर गैसेस को कह रहे हैं तू नीचे की तरफ जा थ्रू द नोजल मैकेनिज्म। तो जो गैसेस है वो क्या कहती है कि रॉकेट तू ऊपर की तरफ जा, क्योंकि वो जो रॉकेट पर फोर्स लगा रही है वो कहाँ लगाएंगी, ऊपर के डायरेक्शन में लगाएंगी, ठीक है?